नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एस के उपाध्याय से आचार्य लोक प्रशासन। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड पृष्ठ पत्र भारत में लोक प्रशासन विषय के अंतर्गत ब्रिटिश शासन के प्रभाव के विशेष संदर्भ में भारतीय प्रशासन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि विषय पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है वर्तमान जो भारतीय प्रशासन है उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में आज हमारा अध्ययन है। अगर देखा जाए तो कोई भी प्रशासन एक दिन का परिणाम नहीं होता है। उस प्रशासन प्रत्येक देश के प्रशासन का एक ऐतिहासिक विकास होता है और भारत उन गिने चुने गौरवशाली देशों में से है जहां प्राचीन समय से एक विकसित और सुव्यवस्थित लोक प्रशासन की व्यवस्था विद्यमान रही थी। प्राचीन काल में मोहनजोदड़ो हड़प्पा के अवशेषों से भी यह ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता काल में शासन की व्यवस्था लोकतंत्रात्मक थी। नगर पालिकाएँ नगरों की व्यवस्था देखरेख करती थी। उस दौरान एक ही प्रकार के भवनों का निर्माण, एक ही प्रकार की मूर्तियों का निर्माण, एक प्रकार के माप तौल, ये सब प्रचलन में था। इससे विदित होता है कि प्रशासनिक व्यवस्था मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की संस्कृति से अवशेष जो प्राप्त हुए उनसे ज्ञात होता है। वैदिक काल में हम देखें तो वैदिक काल में भी शासन व्यवस्था का स्वरूप जहाँ राजतंत्रात्मक था वहाँ प्रशासनिक व्यवस्था का अध्यक्ष जो राजा होता था और समाज की सबसे छोटी जो इकाई के रूप में परिवार या जिसको कुटुंब कहते हैं वो होते थे और कुटुंबों से मिलकर ग्राम बनता था। ग्राम के प्रशासनिक अधिकारी को हम ग्रामीणी कहते थे और अनेक ग्राम उस वक्त मिलकर विश्व बनते थे जिसका जो प्रशासनिक अधिकारी होता था वो विश्वपति होता था और अनेक विश्व जन का निर्माण करते थे। जन के प्रधान को गोप कहा जाता था। गोप ही प्राय राजा होता था। राजा की सहायतार्थ पुरोहित सेनानी की व्यवस्था भी थी। साथ ही साथ वैदिक काल में सभा और समिति नामक दो संस्थाएं विद्यमान थी जो न्यायिक व्यवस्था के रूप में राज्य की न्यायिक व्यवस्था को राजा को सशक्त करने के लिए आवश्यक सहायता स्टाफ अभिकरण के रूप में देती थी। उत्तर वैदिक काल में राजा का पद जहाँ पैतृक होता चला गया और राजा के प्रभुत्व में वृद्धि हुई तो उस समय विभागों का गठन करके मंत्रियों उनके कार्यों के संचालन की जिम्मेदारी दी जाने लगी। उत्तर वैदिक काल में मंत्रियों को रत्निक कहा जाने लगा और सभा और समिति की व्यवस्था थी जो न्याय का सर्वोच्च अधिकारी राजा स्वयं होता था। उसके संचालन में सभा और समिति उसको आवश्यक सहायता देती थी और राजा को निरंकुश होने से रोकती थी। महाकाल के समय में प्राय देखा गया कि जो शासन व्यवस्था थी वो राजतंत्रात्मक थी और जो प्रजाजन की रक्षार्थ राजा कार्य करता था, राजा का दायित्व था और लोक कल्याण की भावना से राजा कार्य करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्रामों के ऊपर 10 ग्राम, 10 ग्राम के ऊपर विसंगति ग्राम, शतग्राम, सहस्त्र ग्राम और इनके उसके ऊपर सबसे ऊपर राज्य होता था। ग्राम के जो मुखिया होता था उसको हम ग्रामिक कहते थे। इसी प्रकार से विसंगति ग्राम के विसति कहते थे। शतग्राम के मुखिया को शतग्रामी कहते थे और सहस्त्र ग्राम के मुखिया को अधिपति और राज्य का जो मुखिया होता था वो राजा कहलाता था। कालांतर में बुद्ध युग में भी राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, साथ ही साथ गणतंत्रात्मक व्यवस्था भी थी। गणराज्यों का भी उल्लेख मिलता है। राजा का चयन जो चुनाव होता था, चयन होता था, वो चुनाव के माध्यम से किए जाने का प्रावधान बौद्ध युग में देखने को मिलता है। साक्य गणराज्य में ग्राम सभा के अस्तित्व का भी विवरण मिलता है जहां लोग एकत्रित होकर स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करते थे या स्थानीय समस्याओं के समाधान का कार्य करते थे। बौद्ध काल के बाद जो मौर्य काल था, मौर्य काल में प्रशासनिक व्यवस्था एक सुदृढ़ और मजबूत देखने को मिली। जहाँ मौर्य काल में जो रचना जो मौर्य काल के जो प्रमुख जो लोक प्रशासन की दृष्टि से कृति है वो है मौर्य काल की कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक प्राचीन भारतीय लोक प्रशासन में सैद्धांतिक व्यवहारिक पक्ष को स्पष्ट करने वाला ये एक प्रमाणित ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 15 अधिकरणों, 180 प्रकरणों, 150 अध्यायों और 6000 श्लोकों से युक्त एक विशाल समूह का ग्रंथ है
जो राज्य की समस्त गतिविधियों को अब समावेशित करता है। राज्य सत्ता, प्रशासन, कानून, मैत्री, युद्ध, रहस्य, जादू टोने से लेकर कूटनीति तक इस ग्रंथ में सारी चीज़ों को सम्मिलित किया गया है। मौर्य काल में राजा की मदद के लिए मंत्रिपरिषद होती थी और मंत्रिपरिषद के जो पार्ट थे वो थे जनपद थे, राजकीय विभाग थे, स्थानीय संस्थाएं थी, राजकीय उपक्रम थे, सेना थे, या कहें राजकीय सहायतार्थ के लिए विभिन्न अधिकारियों और विभागों की विशाल कार्मिक व्यवस्था प्रभावी नीति के रूप में मौर्य प्रशासन या मौर्यकालीन प्रशासन सबके सम्मुख है। सारांशतः हम कहें कि मौर्यकालीन भारतीय प्रशासन की जो प्रमुख विशेषताएं थीं उनमें राज्य का स्वरूप कल्याणकारी राज्य था, राज्य की एक स्पष्ट सुदृढ़ विदेश नीति स्थापित थी, मौर्य काल में विशाल कार्मिक प्रबंधन और प्रभावी नीति के रूप में मौर्यकाल जाना जाता है। मौर्यकालीन भारतीय प्रशासन में एक संगठनात्मक विकास, कार्यकुशलता का विकास भी परिचायक होता है। भारतीय प्रशासन की जो मौर्य काल में जो एक विशेषता अन्य के रूप में हम देख सकते हैं, सत्ता का प्रत्यायोजन होता था, स्थानीय स्तर पर सत्ता का विकेंद्रीकरण था, एक निष्पक्ष, स्वतंत्र और ईमानदार न्यायपालिका की व्यवस्था मौर्यकालीन भारतीय प्रशासन में देखने को मिलती है। इसी प्रकार से समुचित संचार और समन्वय की व्यवस्था भी मिश्रित समन्वय की व्यवस्था भी मौर्यकालीन प्रशासन में देखने को मिलती है। मौर्यकालीन भारतीय प्रशासन में एक मिश्रित और सुदृढ़ अर्थव्यवस्था की भी जानकारी मिलती है। विधि सम्मत और धर्मनिरपेक्ष राज्य की भी मौर्यकालीन व्यवस्था देखने को मिलती है। सामान्यतः मौर्यकालीन प्रशासन में जो चाहे वो मंत्री हो, पुरोहित हो, सेनानी हो, युवराज हो या महापौर हो, नायक हो, ये विभिन्न जो राजा के संचालन में वरिष्ठ अधिकारी होते थे, इन अधिकारियों का कार्य था कि प्रशासन के नियंत्रण, निर्देशन और विकास के कार्य को निष्पादित करना। मौर्यकालीन प्रशासन में सामान्यतः व्यवस्था जहाँ राजतंत्रात्मक थी वही जन कल्याण के कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए ये मौर्यकालीन प्रशासन स्पष्ट होता है। अशोक महान के शासन में निर्मित बौद्ध स्फूर्ति, स्मारक और शिलालेख और सड़कें इस तथ्य को प्रमाणित करती है कि मौर्यकालीन भारत का समाज और शासन व्यवस्था कितनी विकसित और प्रभावी थी। इसलिए हम कई बार देखते हैं कि प्राचीन काल में भी भारतीय प्रशासन एक सांस्कृतिक धरोहर के साथ, राजतंत्रात्मक व्यवस्था के साथ, लोकतांत्रिक मापदंडों, मूल्यों के आधार पर संचालित था। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।